कोई भी मतलब ये होता है कि भाई हमें जल्दी पोलिंग में काउंटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो ईवीएम से बहुत जल्दी हो जाती है चीज़ें और इलेक्शन मतलब एक तरीके से सही रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको हैक नहीं कर रहे, ये वो होता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये होता है कि इलेक्शन कमीशन मतलब खुद ही इस तरह से काम कर रहा है कि वो गवर्नमेंट के फ़ेवर में काम कर रहा है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन उठता रहता है। तो यहाँ पे एक ये है कि ट्रस्ट बनाना लोगों का बहुत ज़रूरी है कि नहीं ईवीएम जो है वो गवर्नमेंट ने कोई इलेक्शन कमीशन को हाईजैक नहीं कर रखा है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। या वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अंडर में फंक्शन नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि मतलब लोग रिपोर्ट देते हैं या लोगों का ट्रस्ट इस कुछ सालों में उठ गया है इस बात से कि क्या नाम है ईवीएम को हैक करके और वोट बदल दिए जाते हैं या जो भी कर दिया जाता है और जिस पे बार-बार पार्लियामेंट में भी बात उठती रहती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो क्या हैक तो किया जा सकता है, तो क्या हैक हुआ भी है? या हैक हुआ है या इलेक्शन कमीशन ने ही उस तरह से कोई काम किया है, ये सब डिबेटेबल चीज़ें हैं, न्यूज़ चैनल पे चलता रहता है, लोग ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन करते रहते हैं। बट फिर भी ये बात है कि भई मतलब वो कहते हैं नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग इम्पार्शियल तरीके से काम करते हैं। तो अभी मशीनरी यही है कि भाई ईवीएम से कराओ, अगर आप इलेक्शन करवाते थे ईवीएम से तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम करवा रहे हैं तो दिक्कत है, यही सब क्वेश्चन आपस में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है? अब इसमें यह है कि क्वेश्चन उठ तो इसमें देखो इसके अगेंस्ट अगर कुछ करना है तो ये पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना दे कि नहीं भाई इस तरह से इलेक्शन नहीं होगा, हमेशा के या पार्लियामेंट में क्वेश्चन होगा तब हो सकता है। अगर कोई ये सोचे कि मतलब खुद वो क्या नाम है कोई हम लोगों के या तो हम सड़कों पे उतर आएँ इतनी ज़्यादा पब्लिक में कि स कानून बदलवा दें या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट दे दे कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब तक फिर ईवीएम से ही वोटिंग होती रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारा कहानी है। उसके अलावा आपका ये है। अब इसमें ईवीएम वगैरह का ही कुछ नहीं मतलब मेन चीज़ ये है कि आप अगर उम, जिस तरह से आप देखें अगर इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से काम कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का क्या है? उसमें तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं तो सबके सामने आते हैं, ठीक है? उसमें लगता है कि भई ठीक है, क्या नाम है, ये जजमेंट तो सब लोग देखते हैं ना, फैक्ट्स एंड वो देखते हैं, रूल देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, सारा देख के तब उनको लगता है यार ये जजमेंट सही नहीं आया, ये एकदम गलत हुआ है, ऐसा-वैसा। वहाँ पे तो क्या है, उस वहाँ क्या पता किसको वोट देकर आया है, वो तो सीक्रेट सिस्टम है एकदम, ठीक है? तो वहाँ पे कैसे कोई क्वेश्चन करेगा? वहाँ पे तो फिर बस अंधी उस पे चल रहा है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं इसीलिए तो डेमोक्रेसी पे लोगों को भरोसा करने के लिए कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी पे लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को इलेक्शन कमीशन क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और इलेक्शन के आगे भी बात होगी इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इसमें और बताया और मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 324 इज टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन एंड 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बात है और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उसके अलावा प्लूरैलिटी से डिसीजन होती है, सबकी पावर इक्वल होती है। इनका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, इनको हटाया नहीं जा सकता, प्लेजर ऑफ प्रेज़िडेंट नहीं होता है, इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट हटा सकता है, प्रेज़िडेंट हटा नहीं सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके अलावा जो अदर कमिश्नर्स हैं या वो हैं, उनको भी हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एडवाइस लेनी पड़ेगी और ये सारी बातें यहाँ पे हैं और उसके अलावा जो है स्टेट में जो है एडवाइज़री और जो क्या नाम है आपका इसके जो फंक्शंस हैं वो एडवाइज़री भी हैं और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी है। एडवाइज़री फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है कि कब जो है आपको इलेक्शन कहाँ पे करवा सकते हो, कहाँ नहीं, इमरजेंसी बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, वो सारी बात पे एडवाइस दे करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की ज़िम्मेदारी इसके पास है और जितना भी जब इलेक्शन होता है तो उस समय जितनी मशीनरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सब इसके अंडर में काम कर रही होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। उसके अलावा जुडिशियल को किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको कौन-सा मतलब डिसीजन देना है, किसको कोड ऑफ कंडक्ट का कौन पेनल्टी देनी है, किसको ये सारी बातें भी जो है वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है? कि मतलब किसके ऊपर पेनल्टी लगानी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट कुछ मिसयूज़ हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। तो आई होप कि इलेक्शन कमीशन आपके समझ में आया होगा। आया भाई? शा ठीक है? इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा ये क्या नाम है आपका यूपीएससी को भी थोड़ा-सा हल्का सा मैं उसमें पढ़ाऊँगा डिटेल में। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा जान लीजिए क्योंकि वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है वैसे इस पे खुद यूपीएससी अपने ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ज़्यादा मुझे स्टडी करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि पूछ लेता है कौन-सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है, इसमें से कौन-सा ऐसा-वैसा ये सब पूछ लेता है। लेकिन बहुत घुस के यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि उनको भी डर लगता होगा ना कि ज़्यादा हमारे ऊपर स्टडी करने लगे बच्चे तो फिर हमसे क्वेश्चन करने लगेंगे। तो यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया में जो कि
इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और इन द सेंस दैट इट इज डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है पार्ट 14 का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एलिब्रेट प्रोविजन बात करता है किसके, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर अलोंग विद द इंडिपेंडेंस पावर एंड फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। कंपोजिशन क्या है इसका, तो यूपीएससी जो होता है ना, इसमें यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर होते हैं जो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है भाई, चेयरमैन होता है और अदर मेंबर होते हैं। देखो अदर ये नहीं बताया, फिक्स नहीं किया है कि कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, ये क्लियर है, ठीक है ना। अब फिक्स करना नहीं है, 8 से 10 मेंबर हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन किसके डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया है, प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन में, जो कि कंपोजिशन डिसाइड कर सकता है। यूजुअली कमीशन के अंदर 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं, 9-10 वही मैंने बताया, 8 से 11 तक मेंबर होते हैं, ठीक है ना। कितने, 9 से 11 तक मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है, ओके। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कितने हो सकते हैं, 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही मेंबर होंगे। गेटिंग, बात समझ रहे हो। और इसमें जो है, ये जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये मैं कई बार बताया मैंने इसको, ठीक है ना, ओके ओके। तो ये है फर्दर, नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब इन द कमीशन मेंबरशिप एक्सेप्ट वन, ठीक है, कि हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन सच शुड बी सच पर्सन हु हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी है, सिर्फ ये दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन शुड बी सच पर्सन who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of state. The constitution also authorized the president to determine the condition of service of chairman and other member of the commission, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज कर रखा है प्रेसिडेंट को कि वो डिटरमाइन कर सकता है कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने ना स्ट्रेंथ मेंशन किया है और ना ये मेंशन किया है कि इसमें कि भाई क्या नाम है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगी, वो डिसाइड करेगा कौन, वो खुद आप प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और कितने मेंबर होंगे भी, लेकिन चेयरमैन और जो मेंबर होंगे, ठीक है, वो ऑफिस होल्ड करेंगे कब तक, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है, या तो जब तक वो 65 ईयर्स के ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यानी 6 साल इसका टेन्योर है। दे कैन ऑल्सो relinquish फ्रॉम देयर ऑफिसेस एट एनी टाइम, किसी भी टाइम वो रिजाइन भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, एड्रेसिंग द रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट को साइन करके, ठीक है, मतलब एज एड्रेस करके वो रिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनको एक्सपायरी से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, मतलब उनका डेट एक्सपायर होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से मेंशन किया हुआ है उस तरीके से, ठीक है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ है वो बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी पहले फिलहाल ये समझिए कि आपके 6 साल टेन्योर है, 65 साल एज है, खुद भी रिजाइन कर सकते हैं या उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एज एक्टिंग चेयरमैन। एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया जा सकता है किसी मेंबर को, चेयरमैन जैसे चेयरपर्सन अगर नहीं है, किस केस में, अगर ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल वैकेंट, खाली हो, और चेयरमैन जो है अनेबल हो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने पे ड्यू टू एब्सेंस और अदर रीजन, तो वहां पे एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया जा सकता है किसी मेंबर को। चेयरमैन की बहुत इंपॉर्टेंस है वहां पे, ठीक है, ओके। और एक्टिंग चेयरमैन फंक्शन, जब तक वो एक्टिंग चेयरमैन कब तक फंक्शन करेगा, जब तक कि चेयरमैन आ नहीं जाता है, अपनी पावर आप ले नहीं लेता है पोजीशन, तब तक एक्टिंग चेयरमैन काम करेगा, ठीक है ना, ओके। President can remove the chairman or any other member of UPSC from office under the following circumstances. एक कौन से बेसिस पे हटा सकता है वो, इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो,
एडजज एंड इंसॉल्वेंट, अगर उसका जजमेंट आ गया हो उसके लिए कि ये बैंकक्रप्ट है बंदा, ये इसने मतलब दिवालिया हो गया है, तो उस बंदे को हट सकता है वो, मतलब उसने डिफॉल्ट किया हो। दूसरा, इफ ही इंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ड्यूटी, यानी कि कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो अपनी मतलब ऑफिस के अलावा कहीं और भी काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, या कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले रखा हो उसने। इफ ही इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट है अपनी जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। In addition, this president can also remove the chairperson or any other member of parliament for the misbehavior. However, in case of the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि अगर किसी को मिसबिहेवियर, क्योंकि एकदम क्लियरली डिफाइन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिसबिहेवियर क्या है वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन एकदम क्लियर कट नहीं है। तो हाउएवर इन दिस केस, अगर मिसबिहेवियर के बिना पर जो है ना, अगर हटाया जा रहा है, ठीक है, मिसबिहेवियर के बिना पर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को केस रेफर करना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द एडवाइस टेंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे देगा वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द हाउस। इसमें अगर इंक्वायरी हो रही है तो उस केस में चेयरमैन को या उसको सस्पेंड किया, मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है यूपीएससी के। डिफाइनिंग द टर्म मिसबिहेवियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द चेयरमैन और एनी अदर पर्सन ऑफ द स्टेट इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर इफ ही is concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India or government of state। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है कि मिसबिहेवियर किसको कहा जाएगा, तो उसमें ये आ जाएगा अगर वो गिल्टी है, किसका किसका गिल्टी है, इट कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, यानी उसका वो कंसर्न है या इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, यानी उसको कोई एम्प्लॉयमेंट कर नहीं सकता वो, और एम्प्लॉयमेंट अगर वो इंटरेस्टेड है या उसका कोई शेयर वगैरह है उसमें क्या नाम है आपका गवर्नमेंट के उसमें जो वो है वो, या वो इंटरेस्टेड है किसी तरीके से क्या नाम है किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो और उसके अलावा ही पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम, तो वहां से कोई बेनिफिट वगैरह उठा रहा है, कुछ कहीं का डायरेक्टर बना हुआ है किसी कंपनी का या कुछ शेयर होल्डर, तो वो सब केस में जो है इसको मतलब कहा जा सकता है कि ये मिसबिहेवियर इसने किया है, यानी इसको मिसबिहेवियर में काउंट किया जाएगा। वैसे एज सच जो जनरली मिसबिहेवियर होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ क्लियर नहीं है, इंटरेस्टेड है तो कितना है, किस तरह से है, क्योंकि कहीं कहीं पे इंसिडेंटल एक्सीडेंटल इसका वायलेशन दिखता रहता है, लेकिन अब क्या नाम है वो अपने नाम पर नहीं होकर वो पत्नी के नाम पर और किसी के नाम पर चल रही होती हैं चीज़ें। तो मिसबिहेवियर बहुत क्लियर कट नहीं है, बस ये दो बातों को मिसबिहेवियर कहा गया है। एक तो इसको कहा गया है मिसबिहेवियर कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और दूसरा पार्टिसिपेट इन एनी वेज इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है, एज अ मेंबर और इन द कॉमन विद द मेंबर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कंपनी। तो ये कंपनी वंपनी में जो गवर्नमेंट की कंपनीज वगैरह हैं उसमें उसका इंटरेस्ट वगैरह हो तो उसमें बिहेवियर माना जाएगा, क्योंकि आप आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते और वो एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा एक तरह से, तो वहाँ पे आपको हटाया जा सकता है। उसके अलावा क्या है इंडिपेंडेंस तक, अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इंडिपेंडेंस कैसे है, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बॉडी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बंदों को नहीं उठा के बिठाएगा, तो ऐसे बंदों को जो काबिल हो उनको लाया जाए। तो इंडिपेंडेंस के लिए क्या हुआ है, या अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट ना हो, यानी कि अगर अगर पॉलिटिकल माइंड के लोग अगर सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। पॉलिटिकल नहीं होना, पॉलिटिकल मोटिव अलग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव अलग होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड द इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड impartial function of the UPSC. The chairman and the member of UPSC can be removed from the office by president only in a manner ground mentioned in the constitution। वो बताया ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जब तक जो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट देगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, तो ऐसे नहीं हटा सकते इसको। उसके अलावा कंडीशन और सर्विस ऑफ चेयरमैन जो है ना और मेंबर जो है उसको डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता फिर डिसएडवांटेज करने के लिए उनको चेंज नहीं कर सकता फिर, ठीक है। इंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरीज अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आर चार्ज ऑन द कंस्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया। अब आप सबको पता है कि चार्ज का मतलब क्या है, ये तो देना ही देना पड़ेगा इसको, दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट, ठीक है, ये वोटिंग नहीं करी जाएगी, इसको चार्ज है तो देना ही पड़ेगा। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी सीज ऑन होल्ड ऑफिस
इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बंदा चेयरमैन है, कोई मेंबर है, तो मेंबर जो है वो सिर्फ चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, और या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है कोई मेंबर यूपीएससी का, लेकिन अदर किसी एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं जा सकता। और इसी तरीके से चेयरमैन जो है और मेंबर ऑफ यूपीएससी अगर अपना टर्म कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद किसी भी तरह से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और किसी और जो चेयरमैन रिटायर होगा तो किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट में उसको नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब वो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, कोई और एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कर सकता एक बार यूपीएससी से रिटायर होने के बाद। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक की बात में इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है आप लोगों को, कोई दिक्कत हो यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, ये यानी यूपीएससी में का जो कंपोजिशन है, यूपीएससी जो है उसमें एक चेयरमैन होगा, 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं, और उनको जो है मतलब किस बिना पर हटाया जा सकता है, बैंक करप्ट हो या बैंक मतलब किस बिना पर उनको सर्कमस्टेंसेस बैंक करप्ट हो जाए, या किसी मतलब ड्यूरिंग अपने एम्प्लॉय किसी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो या अनफिट हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेसिस पर। अगर उनको हटाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो है कमिटी गठित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो एडवाइस करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो जो एडवाइस करेगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, उसके जब तक वो नहीं कहेगा तब तक आप उसको हटा नहीं सकते। मिसबिहेवियर को भी क्लियरली बस ये दो बातें कही गई हैं कि वो किसी एम्प्लॉयमेंट में मतलब किसी अदर गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इंटरेस्टेड है या उसमें कोई बेनिफिट उठा रहा है तो ही मिसबिहेवियर माना जाएगा। तो ये तो बात हो गई। और इम्पार्शियलिटी की बात की गई है तो उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसका जो सैलरीज वगैरह होती हैं, जो पेंशन होता है, वो चार्ज होता है कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, तो यानी उसको देना ही देना पड़ेगा। और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं ले सकता है, लेकिन जो अदर मेंबर हैं वो या तो चेयरमैन बनेंगे या तो कोई मतलब वो बनेंगे, क्या नाम है आपका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो बनेंगे। अच्छा, इस वक्त मुझे बताइए आप चेयरमैन कौन है? यूपीएससी का चेयरमैन इस वक्त कौन है? मनोज जोशी है? मनोज सोनी है? डॉक्टर मनोज सोनी है। अच्छा, उस इससे पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना या कोई और था? जो मनोज सोनी है ना, इन्होंने ही मेरे भाई का इंटरव्यू लिया था। 2 बार है, एक बार अरविंद सक्सेना ने लिया था, एक बार मनोज सोनी ने लिया था। और मनोज सोनी जो है ये आरएसएस के आदमी है, पता है आपको? नहीं पता? ये भी आरएसएस के हैं और अरविंद सक्सेना भी आरएसएस के हैं, दोनों आरएसएस के बंदे थे। और मनोज सोनी ने एक मतलब ये दोनों चेयरमैन रहे, पहले अरविंद सक्सेना चेयरमैन थे, उसके बाद में फिर उस समय दोनों मेंबर थे। उस समय भाई का जब इंटरव्यू हुआ है तो एक इंटरव्यू में अरविंद सक्सेना ने लिया था, दूसरा इंटरव्यू दिया है मनोज सोनी ने। तो मनोज सोनी का जब इंटरव्यू देकर आए थे भाई तो थोड़ा टेंशन में थे, ये सोच रहे थे कि आरएसएस का बंदा है, पता नहीं नंबर देगा नहीं देगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसने नंबर दिए थे, मतलब नंबर ठीक ठाक थे, अच्छे नंबर थे, कोई ख़राब नंबर नहीं दिए थे। तो मतलब ये रहता है दिमाग में, हर इंसान के रहता है कि यार पता नहीं, और मुस्लिम हूँ मैं और बंदा जो है वो आरएसएस का है तो पता नहीं देगा नंबर नहीं देगा ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार जो है नंबर मिलते हैं। तो मनोज सक्सेना मनोज सोनी और अरविंद सक्सेना ये दोनों जो है मतलब दोनों ने भाई का इंटरव्यू लिया है, इसलिए मुझे इनका याद रहा था। और कई बार मैंने बोला था कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, तो मनोज, अच्छा मनोज सोनी आईएएस हैं, आपको पता है? मनोज सोनी क्या आईएएस है? हम्म? जैसे एक होता है ना ए क्या हुआ बेटा? मनोज सोनी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या क्या वो क्या नाम है आईएएस हैं? नहीं है ना? वीसी रहे हैं, लेकिन ही वाज नॉट, वो जो है वीसी थे, ही वाज नॉट आईएएस। तो मैंने ये आपको ये कंफर्म है क्योंकि कोई क्लास क्वालिफिकेशन नहीं है,
तो मनोज सोनी जो है, देखो आप मनोज सोनी की फोटो भी देखोगे ना आप लोग, तो मनोज सोनी तिलक लगा के रखते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में भी तिलक लगा के आते हैं, इसीलिए भाई को थोड़ा सा टेंशन हुई थी। ये आरएसएस की आदमी, मतलब ये तो कंफर्म है, ये आरएसएस से ज्वाइन कर रखा था इन्होंने पहले। तो ये डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो मेंबर, वो क्या नाम है, मेंबर थे उस समय यूपीएससी के, अब तो चेयरमैन है इस वक्त, है ना। और ये वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर क्या नाम है आपका, बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के। और उसके अलावा वाइस चांसलर रहे हैं किसके, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के। एंड ये ही इज नॉट आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर हैं क्या ये? तो ये एक प्रोफेसर रहे हैं, है ना। मतलब ये प्रोफेसर रहे हैं और फिर वीसी वगैरह रहे हैं ये। तो ये मेनली हैं, तो ये आरएसएस का लिंक होने के ऐसे, क्योंकि प्रोफेसर तो दुनिया भर के लोग हैं, है कि नहीं है। तो ये आरएसएस ने ऐसे कई लोगों को अपॉइंट कर रखा है, ये हैं। इसके अलावा आप अरविंद सक्सेना का भी देखेंगे। आई आई थिंक अरविंद सक्सेना सिविल इंजीनियर थे, लेकिन ही वाज नॉट, अरविंद सक्सेना भी जो है वो भी आईएएस नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, ये अरविंद सक्सेना थे, सही है, लेकिन सिविल इंजीनियर भी थे अरविंद सक्सेना, है ना। ये आईएएस थे, मनोज सोनी नहीं थे। हाँ, हाँ, ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज में रहे हैं। और ये जो है सिविल इंजीनियर भी थे आई थिंक, अगर इनका आप देखोगे तो ही वाज अ सिविल इंजीनियर। हाँ, ठीक है। भाई से इन्होंने, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, भाई भी सिविल इंजीनियर थे ना, तो सिविल इंजीनियरिंग पे इन्होंने क्वेश्चन वोश्चन पूछे थे, तो इनका मुझे याद है कि ही वाज, बात हुई थी कि सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर थे, तो इन्होंने पहले, जो बैच था भाई का, जो पहला इंटरव्यू हुआ अरविंद सक्सेना ने लिया है, दूसरा इंटरव्यू मनोज सोनी ने लिया है। नंबर दोनों ने ठीक ही दिए हैं, नंबर किसी ने खराब नहीं दिया, ना मनोज सोनी ने खराब दिए थे ना ही, लेकिन दोनों ही माना जाता है कि आरएसएस के आदमी हैं। ठीक है, मतलब ये मनोज सोनी तो पूरे माने जाते हैं। ठीक है, उस समय चेयरमैन शायद अरविंद सक्सेना ही थे, आई थिंक। तो ये है कि मतलब आपको ध्यान रखना है। अब समझ में आ गया होगा कि मनोज, ये क्या नाम है, आईएएस ऑफिसर जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आप मनोज सोनी जो है आईएएस ऑफिसर नहीं है, है ना। और इसके अलावा इस वक्त जो है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी जो है उसके अंदर जैसे मेन कितने मेंबर हैं इस वक्त यूपीएससी के अंदर। आप यूपीएससी के अंदर देखेंगे मनोज सोनी चेयरमैन है, ठीक है। उसके अलावा मेंबर कितने हैं पता है? कितने मेंबर है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस। तो इस वक्त जो है ज़्यादा मेंबर नहीं है, इस वक्त जो है दो और दो चार, एक पाँच, एक छः मेंबर हैं इस वक्त, छः लोग हैं ना। हम्म, तो ये जो है मनोज सोनी एकेडमिशियन है, हाँ यहाँ दे तो रखा है। अच्छा, इसमें विकिपीडिया पे आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट मेंबर उसमें दिया हुआ होगा। तो डॉक्टर मनोज सोनी एकेडमिशियन है, ही इज नॉट आईएएस ऑफिसर। चेयरमैन, चेयरमैन जो है इसके इस वक्त चेयरमैन है। और उसके अलावा उस समिता नागराज, ये आईएएस थी, ये पहले, इससे पहले इस मेंबर हैं, ये आईएएस हैं। और उसके अलावा ये लोग हैं जो सत्यव्रत, ये भी जो हैं, हम क्या है नाम इनका, साथी या वस्थी, क्या नाम है यार, साथिया वाथी, एम साथिया वाथी, ऐसे साथी या व थी। ये बड़ा अजीब सा नाम है। ये आईएएस हैं। उसके अलावा प्रीति सुदान, ये आईएएस हैं। टीसी ए आनंद, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी यूपीएससी ही करवाता है, ठीक है। और राजीव नयन चौबे, ये भी आईएएस हैं। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, ये जो है रिटायर्ड इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। तो ऐसे किसी भी बंदे को बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके। और अरविंद सक्सेना, हाँ 2018 में अरविंद सक्सेना ही थे चेयरमैन, सही है। पहले अरविंद सक्सेना थे, उसके बाद में फिर क्या नाम है, प्रदीप कुमार जोशी, फिर डॉक्टर मनोज सोनी, ये। अच्छा, ये देखिए प्रदीप कुमार जोशी जो है, ठीक है, और मनोज सोनी, ये दोनों जो है ना,
ये दोनों एकेडमिशियन ही हैं, ये दोनों मतलब कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, यानी 2 बार से जो है यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स को चेयरमैन नहीं बना रही है, वो बना रही है एकेडमिशियंस को, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो एकेडमिशियंस को बनाना और तो बना रही है, और 2000 मतलब अरविंद सक्सेना के बाद से 2 बार से तो यूपीएससी में आप सोचिए कि यूपीएससी का 2 बार से एकेडमिशियंस वो हैं, तो पेपर इसीलिए इतना टफ हो रहा है, क्योंकि आईएएस का जिन्होंने एग्जाम दिया होता है वही तो उन्हीं को समझ में आता है एक्चुअल में कि इस लेवल पे अगर हम जाएंगे तो फिर बच्चा कैसे कोप अप कर पाएगा। इन्होंने, हाँ बेटा, ठीक। तो यूपीएससी का ये समझ में आ गया। आप फंक्शन देख लें, तो यूपीएससी का यह हो गया चेयरमैन एंड द मेंबर, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद में फिर क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या है, सिंपल है, इट कंडक्ट द एग्जाम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज के लिए। असिस्ट करता है स्टेट को भी, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट ज्वाइंट से रिक्रूटमेंट करवाना है तो उनको असिस्ट करेगा, मेनली तो इसका एग्जाम करवाना सारा है। इट सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड ऑफ द स्टेट इन रिक्विजिट ऑफ द रिक्रूटमेंट में अगर कहीं भी करना है तो प्रेसिडेंट मतलब कुछ भी कराना है तो वो सारा काम इसी का है, ठीक है। सारे मैटर इट कंसल्ट इन द फॉलोइंग मैटर टू द रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट से कोई भी रिलेटेड मैटर तो इससे कंसल्ट किया जाता है। ऑल मैटर रिलेटेड टू द method of recruitment of the civil services and for civil post, the principle to be followed in making appointment in the civil services post in me or and in making promotion and transfer from one service to another, यानी ट्रांसफर करना है कुछ करना है तो इसी से कंसल्ट किया जाएगा। द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, कितना सुटेबल बंदा है, प्रमोशन उसका ट्रांसफर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब हमेशा वो अपनी रिकॉर्ड रखता है। यानी एक बार कोई सिविल सर्वेंट उसके पास अपॉइंट हो गया तो किसी डिपार्टमेंट को कौन सा बंदा चाहिए, मेरे से कोई बोल रहा है ना कि कोई कौन सा, वो पूरा वॉच रखता है उसका पूरा, उसके कि क्या उसने पढ़ा, क्या किया, किस में कितना परफॉर्मेंस हुआ, लबासना में ट्रेनिंग में कितने नंबर आए, और इसमें सारा रिकॉर्ड, प्राइमरी रिकॉर्ड क्या है उसके सारा रिकॉर्ड रखता है। तो जब गवर्नमेंट को जरूरत होती है कि भाई मुझे इस लेवल का बंदा चाहिए, इस तरह का बंदा चाहिए जो मेरे हमारे काम आ सके, तो ये इससे यूपीएससी से ही पूछते हैं कि भाई बताइए कोई सुटेबल कैंडिडेट, तो फिर वो अपना डेटा छान के बताते हैं कि इस बंदे को आप रिक्रूट करिए, ये काम आएगा आपके। यानी जैसे नदीम बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन ले रहा हो वहाँ पे लबासना के अंदर मान लो बढ़िया, और उसकी फिर वो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से भी है, और फिर उसको क्या नाम है बहुत बढ़िया डिसीजन लिए हैं। अभी मान लो कोई उसका मैटर आ गया कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे कि लीज माइनिंग वाइनिंग से रिलेटेड और कुछ, तो उन्होंने बोला यार कोई ऐसा सिविल सर्वेंट बताओ आईएएस ऑफिसर जिसको हमें ऐसे जगह पे भेजना है, वहाँ बड़े सारे ज्योग्राफी वाले के मतलब ज्योग्राफिकल एरिया है, रिसोर्सेज की बात है ये सब, तो किसको दिया जाए। और लगा कि इसने ज्योग्राफी में कुछ अच्छा काम कर रखा है, जियोलॉजिस्ट है या कुछ मतलब, या ज्योग्राफिस्ट है, या इस तरह की कोई मतलब उसका बड़ा काम है, या उसके डिसीजन बड़े अच्छे रहे हैं पास्ट में, तो गवर्नमेंट को नाम सजेस्ट कर देगा कि भाई नदीम जो है, नदीम अख्तर आईएएस को जो है आप कर सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज है मान लो, अब वहाँ पे रिदा का मतलब एक अच्छा वो रहा है, अब उसने जो कहीं पे गई डीएम बन के और वहाँ पूरे सारे हॉस्पिटल सही करवा दिए, पता चला कहीं पे ऐसी तरह की कोई सिचुएशन हुई है और वहाँ पे क्या नाम है बुलाया गया कि भाई ये इस तरह से इसने रिवोल्यूशन ला दिया एक डिस्ट्रिक्ट में, और अगर में कोई ऑफिसर बताइए जो ऐसा करे, तो उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करके कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास एक ऑफिसर रिदा हैं वो ये सब कर सकती हैं, तो फिर आपको वहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट दिया जा सकता है। तो इस तरह का जो सूटेबिलिटी है कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट की, किसी चीज़ में प्रमोशन की या ट्रांसफ़र की, या एक सर्विस से दूसरे सर्विस में भेजने की, ये सारा जो है डेटा कौन देता है, रिकमेंडेशन कौन देगा, यूपीएससी देगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही बात? रिदा आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? All disciplinary matter acting a person serving under the government of India in the civil capacity, including memorial or petition related to such matter. These include censure, withholding the increment, withholding the promotion, recovery of the pecuniary loss, and reduction in the lower rank to यानी डिमोशन करना या कंपलसरी रिक्रूटमेंट। ये सारा देखो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, जैसे कोई कोई जो है
मतलब ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा, उसकी क्या मतलब वो गलत काम कर रहा है, सही से वो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसको सेंसर करना है, या उसके इंक्रीमेंट को रिडोल करना है, या उसकी प्रमोशन को रोकना है, या उसको कुछ लॉस हुआ है पेक्यूनियरी उसकी रिकवरी करनी है, मतलब पैसे-वैसे की रिकवरी करनी है, या उसको रैंक को डिमोशन देना है प्रमोशन के बजाय, और कंपल्सरी रिक्रूटमेंट या इसी तरह सर्विस से रिमूव करना या डिसमिस भी करना है सर्विस के से। तो ये जो होता है ये डिसिप्लिन मैटर के अंदर ना ये एडवाइस करता है। ठीक है, क्या करता है? affecting the person serving under the government of India, civil capacity including the memorial or petition related to such matter। तो इसमें अगर उसको करना है सारे डिसिप्लिन मैटर जो हैं वो उसमें एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट को यही करेगा। ठीक है ना? एनी क्लेम और reimbursement of the legal expenses incurred by a civil servant in defending legal proceeding instituted against him in respect to the act done in the execution of his official duties, वो सारा जो क्लेम वगैरह होता है रिइंबर्समेंट करना होता है। अगर मान लो कोई क्लेम करता है मैं सिविल सर्वेंट हूँ और मेरे साथ ऐसा लीगल एक्सपेंसेस हैं, अगर उस मतलब कोई लीगल एक्सपेंसेस किसी खर्चा वर्चा हुआ है और उसको लगता है कि ये मतलब मेरे को जबरदस्ती लीगल मैटर में फंसाया गया था और ये वो, तो उसमें क्लेम वो यूपीएससी से कर सकता है। एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट टू द इंजरी सस्टेन्ड बाय अ पर्सन while serving under the government of India or any other question amount to such award, ये सब भी है। कोई क्लेम मतलब कर रहा है पेंशन वगैरह का, या इसी तरह से टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करना है 1 ईयर के लिए, मैटर मतलब इस तरह की जितने भी हैं मैटर जिसमें सर्विस रीअपॉइंटमेंट करना है, कुछ भी करना है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को रीअपॉइंटमेंट करना हो, तो ये सारा क्योंकि अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस में काम करने की वजह से अब ये जो है इसके पास पेंशन वगैरह की भी वो पावर ज़्यादा है, मतलब अच्छा इसका वो है कि मतलब दिलवाता है लोगों को। Supreme Court has held that if government failed to consult UPSC in the matter mentioned above, the aggrieved public servant are have no remedy in the court. In other words, the court held that any irregularity in the consultation with the UPSC or acting without consultation does not violate the decision of the government, invalidate the government decision of the government। Thus the provision is डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे बात क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर इन मैटर पे गवर्नमेंट मान लो किसी को डिसमिस कर देती है और यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको इम्प्रॉपर डिसीजन नहीं माना जाएगा। नॉर्मली उसको यूपीएससी से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्शन मतलब डायरेक्टरी है, वो एडवाइजरी फंक्शन है, वो मैंडेटरी फंक्शन नहीं है कि यूपीएससी से करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हैड दैट सिलेक्शन बाय द यूपीएससी डज नॉट कन्फर एनी राइट टू पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। मतलब अगर सिलेक्शन यूपीएससी कर लेता है तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पोस्ट मिली जाएगी, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। ये लगता है कि हाँ भाई रिक्रूटमेंट किया है, लेकिन अगर वहाँ सीट खाली है तो ही गवर्नमेंट देगी, जरूरी नहीं कि दे। हाउएवर द गवर्नमेंट इन एक्टिंग द फेयर, लेकिन इसमें जो है आदमी बड़ा फाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे है कि ना कि आपका मान लीजिए सिविल आपका पिछले साल किसी को 100 रैंक पे आईएएस मिल गया था, इस साल नहीं मिल रहा है तो वो क्लेम करे कि भैया मुझे क्यों नहीं, मुझे तो यूपीएससी ने रिक्रूट किया है, तो भैया मेरे पास नहीं है सीट्स आईएएस वाली तो नहीं दूंगा, है तो देंगे। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अगर यूपीएससी ने रिक्रूट कर लिया तो वही पोस्ट मिल जाए जो आप चाहते हो सकता है, लेकिन इसमें मतलब अलग भी मिल सकता है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं दे रही हो पोस्ट, ये नहीं ठीक है। आर्बिट्रेशन या मतलब आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए या मलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। इन एडिशन additional function related to the services of the union can be conferred on UPSC by the parliament. It can also place a personal system of an authority, corporate body or public institution within the jurisdiction of the of ठीक है of the UPSC, hence the jurisdiction of the UPSC can be extended by an act made by the parliament। तो UPSC यहाँ पे यह है कि एडिशन फंक्शन अगर कुछ और देना है, कुछ और जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है तो वो भी बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो बढ़ा सकता है कि इन मैटर पे यूपीएससी को और पावर दी जाती है, तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम यूपीएससी की पावर को बढ़ा भी सकता है। यूपीएससी जस्टिफाई प्रेजेंट एनुअली टू द यूपीएससी present annually to the president and report of its performance. The president places report before the house of parliament along with the memorandum explaining the cases where the advice of the commission was not accepted, the reason of such not acceptance। वो हर साल जो भी परफॉर्मेंस का है वो सारा रिकॉर्ड यूपीएससी रखता है पार्लियामेंट के पास, और गवर्नमेंट उसको एक रिपोर्ट उसके साथ रखता है, मतलब एक वो देता है
उसमें कि भाई एक्सप्लेनेशन देता है, मेमोरेंडम देता है पार्लियामेंट को कि भाई मैंने अगर यूपीएससी का डिसीजन नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है, कोई किसी चीज़ पे अगर उसने नहीं माना है तो, ठीक है ना। और उसमें भी यहाँ पे है ऑल केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। वो अपॉइंटमेंट कमिटी जो आपने पढ़ा था, याद करो कि जिसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, याद है। अगर आपने उस किसी की बात को नहीं माना, कोई एक्सेप्ट नहीं किया एडवाइस, तो आपको वहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट कमेटी का, और उसमें एडवाइस मेमोरेंडम देना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं माना है। इंडिविजुअल मिनिस्टर और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। आप कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर या कोई क्या नाम है मिनिस्टर, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो यूपीएससी की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे। यूपीएससी की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करने कोई अगर कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, वो एक कमिटी कर सकती है। और कमिटी कौन सी है, ऑल क्या नाम है ऑल ये अपॉइंटमेंट कमिटी है। और अपॉइंटमेंट कमिटी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, आपको पता है। और वो रिजेक्ट कब करेगा, वो ग्रुप रिजेक्ट करेगा, उसमें भी एक्सप्लेनेशन देगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया है इसको, ठीक है, मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसका रीजन देगा पार्लियामेंट को। बात समझ में आ गई है। तो कितना मतलब ज्यादा पावर दे रखी है यूपीएससी को रिक्रूटमेंट के मामले में, देख रहे हैं आप लोग। तो यूपीएससी इसीलिए इतना मतलब ज्यादा डिक्टेटर बनता है। वो कहता है कि हमने जो कह दिया भाई, हम नहीं बदलते, जाओ जो करना है कर लो। क्योंकि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते इस तरह से कि मतलब वो है। हाँ, अगर कुछ लेकर गए अनफेयर तो कोर्ट भी मतलब नॉर्मली आपको आपकी केस को जल्दी नहीं लेगा। जब तक यूपीएससी ने अगर बोल दिया ना कि क्या नाम है उसमें यूपीएससी ने डिसाइड कर लिया कि उसमें घोड़े नहीं थे, मैं नहीं मानता कि क्या नाम है उसमें वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले घोड़ों को जानते थे, जो 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो नहीं मानता है, उसने बोल दिया मैं नहीं मानता, मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं, इस रिसर्च को मैं नहीं मानता, नहीं एक्सेप्ट करता, तो फिर कोई नहीं, मैं कि नहीं आप एक्सेप्ट ही करो, ठीक है। उसने कहा नहीं एक्सेप्ट करता, ऑथेंटिक आप सोर्स लेकर आओ, कितना ऑथेंटिक सोर्स ले आओगे, वो भी एक ऑथेंटिक को ले आ रहा है कि इसको भी रिप्यूट करने के लिए। तो यूपीएससी को ना मतलब ने जो एक्सेप्ट कर लिया बस उसको आंसर सही मान लिया जाएगा, और जो नहीं एक्सेप्ट किया उसको नहीं माना जाएगा, चाहे आप कितना भी वो लाते रहो, जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है नॉर्मली यहाँ। या फिर एकदम मतलब एकदम सूरज की तरह साफ हो कोई चीज, कि मतलब एकदम दिन की तरह कि हाँ भाई इस समय दिन ही दिन है, एकदम 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 क्लियर फैक्ट हो, तो चाहे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इतनी बड़ी गलती यूपीएससी करता नहीं है, वो ग्रे एरिया में खेलता है। कहीं अगर खेलेगा तो ऐसी एरिया में खेलेगा, ग्रे एरिया में, जहां पे आप साबित ही नहीं कर पाओ। गेटिंग। तो उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं। द फॉलोइंग मैटर आर कैप्ड आउटसाइड द फंक्शन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूपीएससी, इन अदर वर्ड्स यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड ऑन फॉलोइंग मैटर। इसमें कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनमें जो है यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है। वो क्या है, रिजर्वेशन वगैरह वाले मैटर पे कंसल्ट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे रिजर्वेशन लगाना है ना कि इतनी इतनी रिजर्वेशन देनी है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तो ये आपसे यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर उसने बोल दिया 33% आपको रिजर्वेशन देना है तो देना है, बस बात खत्म। while taking into consideration the claim of the scheduled caste and scheduled tribe और उनके अपॉइंटमेंट के लिए, या with regard to the selection of the chairman and the member of the commission or the tribunal और highest diplomatic nature और bulk of C और D कैटेगरी के, तो मतलब वो जो हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर के अगर कुछ मतलब पोस्ट हैं, या इसी तरह से चेयरमैन ट्रिब्यूनल वगैरह के चेयरमैन वगैरह को कमीशन मतलब अगर अपॉइंट करना है, या सी और डी ग्रेड के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उसमें नहीं कंसल्ट किया जाता है यूपीएससी से। विद रिगार्ड टू टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट होता है किसी का, मतलब टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के लिए भी उससे नहीं पूछा जाता है। तो कुछ इन चीज़ों पे यूपीएससी से नहीं पूछता प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द सेंट्रल सर्विसेज and the post may make regulations satisfying the matter in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted, but all such regulation made by the president shall be laid before each house of the parliament at least 14 days. The parliament can amend or repeal them. तो यहाँ पे ये भी बात ये है कि जो ये है कि uh, yeah, the constitution state that the president in respect to all India services and central services and post may make regulation specified the matter in which it is not necessary for UPSC to be consulted, but all such regulation made by the president shall be laid before each house of the parliament at least 14 days. The president can amend or repeal them. तो यहाँ पे पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील देम। तो यहाँ पे ये है कि अगर कुछ सर्विसेज का कहीं पे कोई मतलब ऐसी ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज है जिसमें उसको कोई रेगुलेशन बना रहा है क्या नाम है गवर्नमेंट की, भैया इसमें हम यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है हमें कंसल्ट करना, तो उस केस में उसको पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और पार्लियामेंट उसको रिपील और अमेंड भी कर सकता है कि कैसे आप इस सर्विस में मदद नहीं लेंगे यूपीएससी। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उससे पूछिए आप कि क्या रिक्रूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पे है। उसके अलावा रोल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइज
UPSC to be a watchdog of the merit in the system of India। मेरिट सिस्टम इंडिया में वॉचडॉग कौन है? यूपीएससी है। और ये जो है जितने भी ए ग्रेड और बी ग्रेड के सर्विसेज हैं उनके लिए कंसर्न होता है, ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी जो है सी और डी ग्रेड से में कंसर्न नहीं रहता है, ठीक है, यानी ए और बी ग्रेड को ही देखता है, वो मेरिट का वॉचडॉग है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यहाँ ध्यान रखिएगा कि द मैटर हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल, वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन है। उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो एंड ट्रेनिंग है वो उसके अंडर में यूपीएससी करता है। तो यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट करता है, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, या जो इस वक्त किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, इसके अंडर में ये मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि ये किसके अंडर में है, ठीक है, यूपीएससी। और उसके अलावा जो है ये इसमें एक और चीज वो रखनी है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन के अंडर में हमेशा से तो ये नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, इन 1985 न्यू, यहाँ पे 5th नंबर को आप वो कर लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है ना, इन 1985 न्यू फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन वाज क्रिएटेड विद 3 सेपरेट डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट आर पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो ये कुछ 3 डिपार्टमेंट है किसके अंडर में, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ये बनाई गई मिनिस्ट्री और इसके अंदर में यूपीएससी को डाल दिया गया है, ठीक है ना। ओके, और ये जो है बेसिकली जो ए और बी ग्रेड ग्रुप की सर्विसेज के लिए ही मतलब वो है, जिम्मेदार है, ठीक है ना। और एडवाइजरी नेचर है इसका, कई मैटर पे एडवाइस करता है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए इसमें द इमरजेंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 1964 अफेक्टेड द रोल ऑफ यूपीएससी इन द डिसिप्लिनरी मैटर। पहले डिसिप्लिनरी मैटर में ना यूपीएससी से पूछा जाता था, लेकिन जब से सीबीएसई आया है तो उससे सीबीएसई से मतलब डिसिप्लिनरी मैटर जब होता है किसी तरह का तो वहाँ पे विजिलेंस वालों से देखा जाता है। सीबीएसई को आगे आप पढ़ोगे, आगे बॉडी है, तो सीबीएसई से अब ज़्यादा मतलब वो बात की जाती है डिसिप्लिनरी मैटर में, नहीं तो पहले यूपीएससी से ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी मैटर पे बात कंसल्ट किया जाता था। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315 से पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, ये 3 आर्टिकल 315 है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये क्या होगा, ये सारे आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका यूपीएससी है। यूपीएससी के जैसे अगर यूपीएससी को मैंने डिटेल में समझाया उसी तरह से ये एसपीएससी होता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी है सेम उसी तरह से, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। और तो इसमें हम लोग जो है अभी आप लोग इतना कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मतलब 10 मिनट का काम है, आप यूपीएससी एक बार पढ़ लेंगे तो ये 5 मिनट 10 मिनट बताने के ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉडी है, इसके बाद में फिर एक एक पेज की मुश्किल से बॉडीज हैं। तो यूपीएससी को मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए कहा कि थोड़ा सा मुझे होमवर्क भी देना था आप लोगों को। यूपीएससी को जो है थोड़ा सा उसके फंक्शन और क्या क्या फंक्शन हैं और किस तरह से मतलब रिक्रूटमेंट होता है और किस तरह से काम करती है, उसको थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इसको पढ़ने के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद, इसको तो मैंने पढ़ाई दिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ लीजिएगा घर पे, ये होमवर्क रहेगा। इसमें कुछ है नहीं, सेम वही बातें बार बार रिपीट हुई हैं, बस एक बात याद रखना है कि इसमें 65 की बजाय 62 ईयर्स जो है वो एज रहेगी, ठीक है। जैसे उसमें 65 ईयर्स एज थी, यहाँ पे 62 ईयर्स एज रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई एसपीएससी में। बाकी काम वही है सारा, ठीक है। बाकी सारा रिमूवल के लिए वही बात यह है, प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है इनको, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव कब करेगा, सुप्रीम कोर्ट वही इंक्वायरी करेगी, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही रिमूव करेगा। वो सारी बातें सारी उसमें भी है, मिसबिहेवियर वाली बात भी इसमें है। फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं एसपीएससी वाले भी, लेकिन बस ये है कि सारा काम उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको भी उसी तरह बनाया, और डिसिप्लिनरी सेंसर करना ये वो स्टेट में गवर्नमेंट के लिए जिस तरह से सेंटर के लिए और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए यूपीएससी काम करता है, स्टेट वाले उसी तरीके से स्टेट के लिए काम करते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ,
तो इसको एक बार आप पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस पे बात कर लेंगे। बाकी इसके अलावा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि जॉइंट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का रिक्रूटमेंट करवाता है, यूपीएससी उसमें असिस्ट करता है। तो ये मतलब मैं कल बात करूँगा इसके बारे में। थोड़ा-सा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा जल्दी-जल्दी हो जाएगा। ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं। एक इलेक्शन कमीशन को देख लीजिएगा, 2 बॉडीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक इलेक्शन कमीशन को देखिएगा, दूसरा यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन जो है ना, अपने आप में थोड़ा महारथी हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी कम था इसके बारे में। थोड़ी-सी रिसर्च कर लिएगा, आपको रिसर्च के लिए मैं दे रहा हूँ यूपीएससी, यूपीएससी को देख लीजिएगा, ठीक है? ओके।